हाँ, तो हम वो एनटीडीएस के बारे में पढ़ रहे थे, ntds.dit फाइल, और एक फाइल होती है sysvol, सिस्टम वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं। ये ऑप्शन आ रहा था पहले, काफी पहले, टू मैनेज यूजर्स एंड ग्रुप ऑन दिस कंप्यूटर। कैंसिल कर दो ऊपर से, ठीक है। दूसरा है sysvol। ये sysvol का क्या काम है? ये पीछे एक्टिव डायरेक्टरी बंद करना है, इसको बंद करना एक बार। हाँ, अब sysvol क्या करती है, हम जो भी पॉलिसी सेट करते हैं वो सारी पॉलिसीज यहाँ पे स्टोर होती हैं। ओके So mostly it is used to store policies on the system. ओके ठीक है, which actually gets replicated which actually gets replicated. Okay to all the from one domain to another domain controllers. ओके, तो इसमें सर्वर में रेप्लिकेट का काम बहुत होता है, ताकि हमें हाँ पूरा भाई, से ना करना पड़े। रेप्लिकेशन तो होता है, क्योंकि हर जगह अपडेट होती है ना। ये अब एक तो या डोमेन कंट्रोलर है नहीं, मेरे 50 डोमेन कंट्रोलर होंगे मान या लो, ओके सारे सारे 50 के 50 चीजों पे रेप्लिकेट होना पड़ता है ये चीजें। ओके ओके, ताकि हमें सारी चीजें फिर से ना कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े। यस एग्जैक्टली, अगर मेरा कोई डोमेन कंट्रोलर बैठ भी जाता है, या कोई डोमेन कंट्रोलर अगर मेरा बैठ जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो मैं जैसे ही नया डोमेन कंट्रोलर बनाऊंगा और डोमेन पे ऐड करूंगा उस डोमेन कंट्रोलर को, या तो ये क्या करेगा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स पे पड़ी है वहां से रेप्लिकेट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। ओके ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। तो ये रिव्यू कर रहा है, हमने क्या क्या ठीक है। चेंजेस किए हैं? हमने क्या क्या करा अभी तक, विच इज फाइन, यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक और चीज है, मैं थोड़ा बताता हूँ। कोई व्यू स्क्रिप्ट्स बोल के एक चीज है, ओके ठीक है। व्यू स्क्रिप्ट से क्या होता है कि हमने ये जो सारी सेटिंग्स करी है, हम वो स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये मुझे सारी चीजें स्क्रिप्ट में मिल जाएंगी, मतलब इफ यू ओपन, क्लिक करो, ओपन करो, और वहां पे हम जो मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, हम वो सारी मॉडिफिकेशंस करके अपने हिसाब से, जैसे डोमेन कंट्रोलर का नाम मुझे दूसरा चाहिए, या मुझे कोई समझो sysvol या एनटीडीएस फाइल की लोकेशन चेंज करनी है, तो वो हम सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। और इस स्क्रिप्ट को चलाएंगे तो खुद ब खुद मेरा डोमेन कंट्रोलर सेटअप हो जाएगा। मुझे दोबारा ये सारी चीजें नेक्स्ट 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 या ये सब सेटअप नहीं करनी पड़ेंगी। ओके ठीक है, ठीक। बंद कर दो इसको। तो ये हमने रिव्यू कर लिया, अब क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये प्री रेक्विजिट्स चेक कर रहा है कि कुछ प्री रेक्विजिट्स मिसिंग है या नहीं है। ओके हमने जो कुछ अब तक सेटअप करा है कि सब कुछ ठीक है या कुछ गलत उलत है या कुछ मिसिंग है, तो हमें ये बता देता है। ये रैम बढ़ानी जरूरी है भाई इसकी। देखो ये बोला ऑल प्री रेक्विजिट्स हैव पास्ड सक्सेसफुली, तो यू कैन क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट ट्राई नहीं रहा, इंस्टॉल करूं? इंस्टॉल इंस्टॉल, हाँ इंस्टॉल। तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहा है। हाँ, ये डोमेन कंट्रोलर को सेटअप कर रहा पूरी तरह से। अच्छा, तो इसी सर्वर पे DC 2016 पे हम एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं या DNS भी इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं? हाँ, दोनों ही चीज करें हमने, एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस। या मैंने अभी सिर्फ इंस्टॉल करा है। जब या तुम्हें उस पर काम करना पड़ेगा तो उनके अलग अलग विंडोज खुलेंगे इसी सिस्टम। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी का मैंने dsa.msc बताया, या वैसे ही क्या होता है एनटीडीएस खुलेगा, NTDS mgmt.msc, ओके मतलब
ठीक है, तो ये सारे विंडो खोल के हम वहां पे काम, एक एक विंडो पे बहुत काम होता है। सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी पे काम करना हो तो बहुत टाइम लगता है, मतलब सीखने में और काम करने में अच्छी तरह से। तो इट्स नॉट समथिंग वेरी इजी, बट ऐसे नॉर्मली एज अ नॉर्मल यूजर या फिर नॉर्मल जो सिस्टम एडमिन्स थोड़ा थोड़ा काम करते हैं वो तुम आराम से कर सकते हो। कितना टाइम लगता है इसमें? यार इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, रैम की वजह से इतना स्लो चल रहा नहीं तो इतना टाइम ले, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 5 से 6 मिनट लगता है इसमें। बट डिपेंडिंग अपॉन द डेटाबेस, मेरा डेटाबेस कितना बड़ा, अभी तो कुछ खाली है ये पूरा। अगर मेरे और किसी सिस्टम पे मैं डोमेन कंट्रोल, देखिए सब कुछ बता रहा है ऊपर क्या क्या हो रहा है। Yeah, yeah. देख, सेटिंग द कंप्यूटर्स डीएनएस नेम भी बता दिया इसने, abc.com। सिक्योरिंग मशीन सॉफ्टवेयर, ये सारा सिक्योर करा। डोमेन कंट्रोल एक मतलब बहुत बड़ी चीज है ये, क्या बोलूं, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहता है, अंडर लॉक एंड की। जिस रूम में होते हैं वहां पे ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, जाके तुम्हें बकायदा सिग्नेचर करना पड़ता है, वहां कॉपी रखी रहती है जिसमें तुम्हें साइन करना पड़ता है, किस रीजन के लिए जा रहा है वो लिखना पड़ता है, तब तुम्हें डोमेन उस रूम में एंट्री होती है जहाँ पे डोमेन कंट्रोलर्स रखे रहते हैं। ऐसे ही कोई भी नहीं जा सकता डोमेन कंट्रोलर के रूम पे। तो इसके लिए क्या हमें हार्डवेयर भी सीखना पड़ता है क्या? नहीं, इसके लिए हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोला, विंडोज विल शट डाउन इन लेस देन अ मिनट। क्लोज करो। एसी का है क्या? हाँ, इसी का है। या फिर मेरे कंप्यूटर में? मेरा तो चार्जर लग रहा है। तुम्हारे सिस्टम का था क्या? नहीं, तुम्हारे सिस्टम का नहीं होना नहीं चाहिए, नहीं लेकिन नहीं, पीछे। चार्जर लग रहा है। नहीं, इसी का। हाँ, ये रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सेटअप कर दिया, अब ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो अगर ऐसे हमें चेंजेस करने हैं तो इसकी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी पहले? जी बिल्कुल, जो सीनियर एडमिन होगा वो तुम्हें बताएगी कि ये चीज जाके करो। एक्चुअली ऐसे ही कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हम विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। हमें एक प्लान करना पड़ता है कि हमें ये चीज चेंज करनी है, उसके लिए एक पर्टिकुलर डाउन टाइम भी लेना पड़ता है। ओके डाउन टाइम का मतलब है कि हम ये चेंजेस करेंगे, हो सकता है यूजर्स को इम्पैक्ट हो, ओके। कोई काम नहीं करेगा तो उस टाइम पीरियड में? कोई काम नहीं करेगा, या फिर ये सर्विस सिर्फ नहीं चलेगी, बाकी सब कुछ चलेगा, सिर्फ ये सर्विस नहीं चलेगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो हमें बकायदा प्लान करना पड़ता है। और जो भी ये सारी चीजें एक्टिविटी जो होती है ये मोस्टली सैटरडे संडेज में होती है, ऑफ बिजनेस आवर्स में या नाइट के टाइम होती है। ओके ओके ठीक किसी भी टाइम हम ये चीज नहीं कर सकते। कैब मेंबर्स की मीटिंग होती है जिसको हम चेंज एडवाइजरी बोर्ड बोलते हैं, है। ओके। जिनमें 4-5 मेंबर्स या हो सकता है 8-10 मेंबर भी हों। वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें ये चेंज करना है कि नहीं करना है। ठीक है। तो उसमें जैसे टेक्निकल बंदे भी होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के बंदे होंगे, सर्वर सिस्टम के बंदे होंगे, वो सब कुछ मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें ये चेंज करना है या नहीं करना। जब फाइनल हो गया फिर उसके बाद डेट की बारी आती है, टाइम की बारी आती है, ओके। किस दिन और किस समय हमें ये करना है, क्या इम्पैक्ट है इसका। ये सारी चीज प्लान होने के बाद उसके बाद इम्प्लीमेंट होती है चीजें, ऐसे ही हम नहीं कर सकते हैं। सपोज हमें हार्डवेयर भी चेंज करना है तो भी उसके लिए प्लानिंग होगी? हाँ, उसके लिए प्लानिंग होती है। लाइव सर्वर पड़ा है क्या आपके पास? कोई लाइव सर्वर दिखाओ एक दिन कैसा होता है। हाँ, लाइव सर्वर दिखा दूंगा यार, क्या दिक्कत है। ऐसा ही होता है, लाइव सर्वर अलग कुछ थोड़ी होता है। दिखाऊंगा मैं तुम्हें पूरा, मेरे पास वी सेंटर ही पड़ा हुआ है, कैसे उसमें सर्वर्स सारे में दिखा दूंगा तुम्हें। अब देख, पहले ये सारी चीजें नहीं आ रही थी, है या ना, अभी आ रही हैं, या क्योंकि मेरा ये डोमेन कंट्रोलर बन गया। इसकी खुद से पहले से कुछ पॉलिसीज कॉन्फ़िगर्ड हैं जो कि इस सिस्टम पे भी लग रही हैं, या ठीक है। इसीलिए बोल रहा प्लीज वेट फॉर द GPSVC, मतलब ग्रुप पॉलिसी सर्विसेज। राइट। ये सारे सर्विसेज वगैरह मेरी इस पे सेटअप होंगी, और जो भी सिस्टम मेरे इस डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट होगा या जो भी ऑथेंटिकेट करके लॉगिन करेगा, इसकी पॉलिसीज उस पे रेप्लिकेट हो जाएंगे खुद ब खुद।
एक दिन हम ग्रुप पॉलिसी का क्लास करेंगे, उसमें मैं दिखाऊंगा कहाँ से पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं और कैसे कैसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं, क्या क्या तरीका है और उसका मतलब क्या लेवल्स है, कितने लेवल तक कर सकते हैं हम। अच्छा, इसको मिनिमाइज कर दो, तब तक हम एक और सिस्टम बना लेते हैं। मिनिमाइज कर दो ऊपर से। ये जो बटन ब्लू कलर का बार दिख रहा है ऊपर, हाँ इसी पे राइट हैंड साइड पे है ना, हाँ यहाँ से हो गया। वी सेंटर वो खोलो, हाइपर वी, फिर से एक नई हार्ड ड्राइव बनाओ। देखो दो तरीके हैं, यहाँ से भी नई हार्ड ड्राइव बना सकते हो और वहां से भी नई मशीन जब क्रिएट करोगे वहां पे एक ऑप्शन आता है डिफरेंशियरिंग हार्ड ड्राइव यूज करने का। कहाँ पे? तुम जैसे न्यू पे क्लिक करो, न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, नेक्स्ट करो, मशीन का नाम दो, क्लाइंट वन दे दो, यूजर वन दे दो। नहीं यूजर वन मत दो हमें कि यूजर वन मैं बनाऊंगा, यूजर क्लाइंट वन दे दो, क्लाइंट वन। हम जैसे ये सर्वर और क्लाइंट के हिसाब से काम करते हैं, तो जो भी डोमेन कंट्रोल होता है उसको हम सर्वर बोलते हैं और जो नॉर्मल यूजर्स काम करते हैं सिस्टम पे उनको हम क्लाइंट सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो यूजर्स काम करते हैं, बंदे ऑफिस के बंदे जो काम करते हैं सिस्टम्स पे अपने, उसको हम क्लाइंट सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, यू कैन क्रिएट अ फोल्डर। तो ये नॉर्मली हम कहाँ सेव कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर कर दो, डी ड्राइव सिलेक्ट कर लो, लोकेशन दे दो, वही डी ड्राइव दे दो। ये यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है? पहले तो ऑटोमेटिक नहीं लिया था उसने। वीएचडी के अंदर बना रहे ना हम, नई हार्ड ड्राइव बना रहे हो ना तो अभी। ओके, अच्छा हाँ यहाँ पे दे दो, डी नेक्स्ट। कोलन वीएच, नेक्स्ट करो, जनरेशन वन करो। मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन आता है या नहीं, नेक्स्ट पे करो, इसको अनचेक कर दो, 2 GB मेमोरी दे दो अभी इसको, 2048 दे दो, नेक्स्ट। इसको वी स्विच वन कनेक्ट करो, नेक्स्ट। एक मिनट रुक जाओ, अब यहाँ पे हार्ड ड्राइव का वो ऑप्शन आता है या नहीं आता है। देखो यहाँ पर क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड ड्राइव, जो कि किस टाइप की हार्ड ड्राइव बन रही है मेरी, डायनेमिकली एक्सपेंडिंग बन रही है, मेरी डिफरेंसिंग नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से वो ऑप्शन मेरा नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ डायनेमिकली एक्सपेंडिंग बन रही है, इसीलिए हम ये नहीं यूज करेंगे, हम वही वाली अपना पुराना मेथड यूज करेंगे, न्यू हार्ड ड्राइव बना के फिर एक मशीन बना के ऐड करने का। इसको कैंसिल कर दो और वहां से न्यू पे एक हार्ड ड्राइव बनाओ, नेक्स्ट करो, VHDX, ठीक है नेक्स्ट करो, मुझे तीसरी वाली चाहिए, नेक्स्ट करो। कहाँ पे चाहिए, हार्ड ड्राइव का नाम दे देना क्लाइंट वन, इसके अंदर या और इस पे हाँ VHD सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग फोल्डर? क्लाइंट वन। ओके, ऊपर में क्लाइंट वन दे दो हार्ड ड्राइव का नाम। यहाँ पे नहीं बनाऊं? नहीं, इसको कैंसिल करो एक बार, ऊपर लिखो, ऊपर नेम में लिखो क्लाइंट वन। देखो ये नाम कुछ भी तुम अपने हिसाब से दे सकते हो जहां तक तुम्हें समझ में आए। वैसे ठीक है, ओरिजिनल में क्या नाम इजिली देना होता है सर्वर पे? ओरिजिनल में हम जो जो सिस्टम का नाम लेते हैं हम वही नाम देते हैं हार्ड ड्राइव का, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें करवा रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले ये हार्ड ड्राइव इसी सिस्टम की है। नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द वर्चुअल हार्ड ड्राइव पेरेंट जो मुझे यूज करनी थी, पेरेंट में कौन सी कर रहा हूँ, सिस्टम वन वाली कर रहा हूँ मैं, सिस्टम वन वाली हार्ड ड्राइव सिलेक्ट कर लो,
वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स, वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स के अंदर सिलेक्ट करो उसको, ओके मतलब ओपन, ठीक है, मेरी पेरेंट हार्ड ड्राइव होगी। अब नेक्स्ट करो, और चाइल्ड हार्ड ड्राइव मैंने पहले बना ली, ठीक है, फिनिश। अच्छा, अब इस हार्ड ड्राइव को लेके मैं एक नई मशीन बना लूंगा, फटाफट बनाओ। क्लाइंट 2, सॉरी क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, नहीं क्लाइंट 1 ही दे दो, 1 ही बना रहा हूँ ना। नेक्स्ट, जनरेशन 1 इज ओके, 2 GB कर दो और डायनेमिक नीचे से हटा दो। नेक्स्ट, स्विच 1, नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड ड्राइव नहीं करनी है मुझे, एक सेकंड कैंसिल करो इसको। मुझे क्या करना है, यूज एन एग्जिट, वेरी गुड, ब्राउज डी ड्राइव पे जाओ, सिस्टम 2 क्लाइंट 1 सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट, 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 मतलब फिनिश। ठीक है, तो मेरी मशीन बन गई, इसको ऑन कर लो। स्टार्ट। अच्छा, ये हमें जो नई नई मशीन हम क्रिएट करते हैं, हमें अलग अलग सर्वर पे जाके क्रिएट करनी होगी? नहीं, एक ही सर्वर पे क्रिएट करोगे। अलग अलग सर्वर पे मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। लाइक सपोज हमारे पास अलग अलग सर्वर रैक पड़े हैं जिनमें सर्वर हम्म, रखे हुए हैं, तो उनमें अलग अलग मैं जाके उन हमें। मैं उन सब रैक को यहीं अपने हाइपर वी से कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मतलब हमारे पास 5 सर्वर रैक रखे हैं जिनमें 5 सर्वर रखे हुए हैं, हम सिर्फ एक ही से कनेक्ट करके सबको हैंडल कर सकते हैं। मैं उन पांचों रैक को यहाँ कनेक्ट कर लूंगा इस हाइपर हाँ। वी के साथ, ओके। ठीक है। और जो भी मशीन बनानी पड़ेगी, सेम मुझे रैक 1 में बनानी तो मैं रैक 1 में बनाऊंगा, रैक 2 में बनानी है रैक 2 में बनाऊंगा। सब में अलग अलग लैपटॉप लेके जाएंगे हम कनेक्ट करने के लिए। अरे भाई, तुम्हारे पर्सनल लैपटॉप से ही उन पांचों रैक को तुम कनेक्ट कर सकते हो थ्रू नेटवर्किंग। नहीं, सिर्फ वो तो तुम्हें मैं समझ उसकी, गया। मैं ये कह रहा हूँ हम्म, कि 5 रैक हमारे पास रखे हुए हैं, वो पांचों आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे ना? हाँ, पांचों और आपस में इंटरकनेक्ट रहेंगे। या तो हम सपोज फर्स्ट वाले पे ही अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके उन हम्म, पांचों पे भी काम कर सकते जी। एक्चुअली प्रोडक्शन में क्या होता है कि सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, कोई हैं। भी ओके। चीज कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो तुम, जस्ट विथ योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ओके ओके, ठीक। ठीक है, इसको कनेक्ट करो। अब इसका क्या करोगे तुम, यू नीड टू चेंज द मशीन नेम, ठीक है, चेंज द मशीन नेम एंड चेंज द आईपी। कोई भी एक आईपी दो उसी नेटवर्क की, जो मैंने डोमेन कंट्रोलर को दी आईपी, वही एक आईपी दो। कर सकते हो इतना? ट्राई करते और फायरवॉल ऑफ करोगे, 3 चीजें करनी है। तो अगर तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करना होगा ना, तो नई मशीन बनाना, इन मशीन्स को मत छेड़ना। हैं। ओके। कुछ अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो इन मशीन्स को ऑफ कर देना, और अपना नया डोमेन कंट्रोलर बनाना और अपना नया क्लाइंट बनाना, उसमें प्रैक्टिस करना। अभी ठीक हमें है, क्या करना है सबसे पहले इस पर? सबसे पहले इस मशीन की आईपी देनी है मुझे एक, और इस मशीन का नाम चेंज करना है, और इस मशीन पे फायरवॉल ऑफ करनी है। 3 चीजें करनी है हमें। मुझे ना एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है, ना ही इसको डोमेन कंट्रोलर बनाना, मुझे सिर्फ आईपी चेंज करनी है, मशीन का नाम चेंज करना है और फायरवॉल ऑफ करना है। देख, इस पूरे चीज को हम बोलते हैं सर्वर कमीशनिंग। ओके। ठीक है, जब सर्वर हम नया बनाते हैं, किसी टीम ने मुझे बोला कि मुझे एक सर्वर चाहिए, अपना डीएचसीपी के साथ मुझे एक सर्वर दो, ओके। तो इस पूरे प्रोसेस को, जो सर्वर बिल्ड करना, एक वर्चुअल सर्वर बिल्ड करना, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, उसको डोमेन से, कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन नहीं, कंप्यूटर नेम, हाँ यहाँ पे डालेंगे हम क्लाइंट 1, ठीक है। ये सारी चीजों को मिला के हमें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्वर कमीशनिंग। ठीक और सर्वर कमीशनिंग की एक चेकलिस्ट होती है।
चेकलिस्ट मतलब चेकलिस्ट में लिखा रहता है कि क्या क्या हमें करना है। से फॉर एग्जांपल इसमें 25 स्टेप्स हैं, मुझे मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन की मशीन लेनी है, मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, मुझे इस डोमेन में ऐड करना है, मुझे और भी इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है जैसे एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, मुझे इसकी आईपी ये देनी है। ठीक है, ये सारी चीजें एक चेकलिस्ट में लिखी रहती हैं और हमें वो सब फॉलो करनी पड़ती हैं। क्या हो क्या रहा है? द न्यू कम्युनिटी नेम क्लाइंट वन कंटेन्स कैरेक्टर्स दैट, एक काम करो क्लाइंट वन लिखो, स्पेस मत दो, या क्लाइंट -1 दे दो, -1, स्पेस नहीं लेता। हाइफन भी नहीं लगा, ठीक है क्लाइंट 1 दे दो, ओके करो। अभी रिस्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्लोज करो, रिस्टार्ट लेटर करो, आईपी चेंज करो, डोमेन फायरवॉल तो ऑफ कर दिया ना तुमने? ऑफ है ये, ऑफ करना, ऑफ। आईपी डालो एक, IPv4 पे क्लिक करो, वेरी वहाँ क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, IPv4 को सिलेक्ट करो, अरे यहाँ पे नहीं, कैंसिल करो इसको, IP राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, IPv4 तो सेलेक्ट है ना, सिर्फ क्लिक करो उस पे, क्लिक करो, हाँ प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एक आईपी डालो, उसी रेंज का आईपी डालेंगे, 192.168.0.2 डाल दो, बस सबनेट मास्क डालो, सबनेट मास्क खुद ब खुद लेगा, टैब करो, अब डिफॉल्ट गेटवे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक ही नेटवर्क में, तो डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं मुझे। अब मेन है डीएनएस, तो मेरा डीएनएस कौन सा सर्वर है? डीएनएस कौन सा सर्वर है? वो डीसी 2016 वाला है ना, जो मैंने पहले बनाया, ठीक है, सबसे उसकी पहले वाला। हाँ सबसे पहले उसकी आईपी क्या थी? 192.168.0.1, वही डालना पड़ेगा। वही डालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मुझे उस सिस्टम से कनेक्ट करना है, उस डोमेन कंट्रोलर से, तो मुझे उसी सर्वर की डीएनएस की आईपी डालनी पड़ेगी, ताकि मैं अगर आईपी से कांटेक्ट करूं तो मेरा आईपी से कांटेक्ट हो, नाम से करूं तो नाम से हो। डीएनएस का फंक्शन क्या है? डीएनएस आईपी से नाम में कन्वर्ट करता है, नाम को आईपी में कन्वर्ट करता है, यह है डीएनएस का फंक्शन। ओके करो, क्लोज कर दो एंड रीस्टार्ट द सर्वर। अच्छा एक काम कर, देखो पिंग हो रही है कि नहीं, यहाँ से पिंग करो, तो पिंग जानते हो, कमांड प्रॉम्प्ट खोल के पिंग करना, ये तो नया ओपन सर्वर है। कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ ठीक है, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, मैंने स्विच तो वही सिलेक्ट करा ना जो मैंने बनाया था, वी स्विच 1 वही सिलेक्ट करा है मैंने, तो उन दोनों कंप्यूटर्स खुद ब खुद कम्युनिकेट होने चाहिए। क्या पिंग लिखते लिखो, हैं? PING पिंग स्पेस, वो जो मेरी डीसी की आईपी वो पिंग करो, 192.168.0.1, इंटर, पिंग हो रही है, यानी कि इस कंप्यूटर और उस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन है, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर तुम तो मैं क्या करूंगा, ये सबसे जरूरी है, अगर पिंग नहीं होगा कंप्यूटर मेरा डोमेन कंट्रोलर, तो मैं उस डोमेन कंट्रोलर में ऐड नहीं कर सकता सर्वर को। ठीक, ठीक है, अब इसको मुझे अच्छा रीस्टार्ट सबसे करना है, तो पहले रीस्टार्ट करो। हमें डीएनएस बनाना होता है हाँ जी, इंस्टॉल। बिना बिना डीएनएस के कोई काम नहीं होता, सारा काम डीएनएस के थ्रू ही होता है। मतलब सब कुछ, डीसी बाद में, एडी बाद में, ग्रुप पॉलिसी बाद में, सबसे पहले मैं सब डीएनएस कुछ बाद में, बनाऊंगा। सबसे पहले डीएनएस बनाओगे तभी क्योंकि ये तुम जो आईपी डाल रहे हो, अब डोमेन कंट्रोलर क्या पता किसकी आईपी है, ठीक है, इसीलिए डीएनएस मुझे बहुत जरूरी है। इसको सिस्टम को रीस्टार्ट करो, कंटिन्यू, ठीक है, इसको रीस्टार्ट होना, तो उस सिस्टम पे जाओ अब, कनेक्ट, एग्जिट पे क्लिक करो, कनेक्टेड है, नीचे खुला हुआ है, वहां से नहीं, हाँ यहाँ से, चलो ठीक है, अब देखो क्या आ गया, ABC आ गया मेरा,
यानी कि तुमने डोमेन एबीसी कंट्रोल। डोमेन कंट्रोलर पे तुम लॉग इन कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दो अपना। जैसे तुम जब लॉग इन करते हो तो एबीसी स्लैश डालते हो हमेशा, याद है ना? एबीसी स्लैश। ये या फिर कोई भी कंपनी में जब जाते हो, जैसे मान लो तुम एचसीएल में जाओगे तो एचसीएल बैकस्लैश अपना नाम फिर पासवर्ड, ये ठीक है? तो डोमेन में लॉगिन, सॉरी, डोमेन कंट्रोलर से जब भी कोई सिस्टम कनेक्टेड रहता है, ये तरीका होता है लॉगिन करने का हमारा। ठीक। इसके क्वेश्चन क्या क्या पूछते होंगे इंटरव्यू में कुछ? इसी से रिलेटेड भाई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम्हें। नहीं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कि भाई वो पूछेगा ही पूछेगा किस टाइप के जै- क्वेश्चन? जैसे एक तो अभी मैं पढ़ाऊंगा एफएसएमओ बोल के, हम्म। ठीक है? फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस उसको हम बोलते हैं। ओके। एक तो उसके ऊपर क्वेश्चंस रहते रहते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी में रेप्लिकेशन कैसे काम करता है, एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप कैसे लेते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में रिसाइकल बीन क्या होता है, एक्टिव ओके। डायरेक्टरी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे अगर तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। कितना टाइम लग जाता है इस पूरा सब कुछ सीखने में? भाई कोई अंत नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग कोई अंत नहीं है। तुम जितना डीप तक जा सकते हो, मतलब तुम्हारे तुम्हारे ऊपर है किस लेवल तक तुम सीखना चाहते हो। अब जैसे नॉर्मल ये सब सारी चीजें नॉर्मल है डे टू डे लाइफ में, मतलब डे टू डे आईटी एडमिन के काम में ये सब तुम्हें करनी पड़ेंगी। सर्वर प्रोविजनिंग, सर्वर डीकमिशनिंग। सर्वर प्रोविजनिंग मतलब मैं सर्वर बना रहा हूँ, सर्वर डीकमिशनिंग का मतलब मैं सर्वर को हटाना चाहता हूँ, तो ये जो ठीक है? तो मैंने ये सर्वर सार अभी बनाए हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन में, जितने भी वर्चुअल सर्वर बनाए हैं, इन हम्म, सबको मुझे हटाने भी पड़ेंगे जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो? नहीं अभी तुम्हें हटाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं, उस पे ओरिजिनल में, रियल में। हटाना मतलब क्या? सर्वर को बंद करना, या शट डाउन करके सर्वर को हम अपने एनवायरनमेंट से हटा दें, मतलब उसकी आईपी फाईपी सबसे डोमेन से हटा सब के, सब हटा जैसे दूँ? डोमेन पे ज्वाइन करता हूँ डोमेन से हटा के, जब डोमेन से हटा दूंगा मैं तो मेरा आधा से ज्यादा काम खत्म हो गया। ओ, डोमेन से हटा देने का मतलब मेरा सिर्फ एक आप वर्क स्टेशन रहेगा, मतलब एक तरह का क्लाइंट सिस्टम रहेगा जिसका कोई काम नहीं है। तुम उसको जब चाहो बंद कर सकते हो। बंद करके जो भी इसके हार्डवेयर वुडवेयर, मतलब जो भी इसका इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये हमारे जो जो भी रिसोर्सेज ये ले रहा है वो सारे रिसोर्सेज ये छोड़ देता है। तो अब हमारी हमारी जो हार्ड ड्राइव थी वो ब्लैंक हो जाएगी? वो भी ठीक हो जाएगी। तुम जैसे ही इसकी हार्ड ड्राइव डिलीट कर दोगे तुम्हारी जो हार्ड ड्राइव की स्पेस है वो मिल जाएगी तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, रियल में। रियल में नहीं समझा मैं क्या बोल रहा सपोज जैसे हमने यहाँ से एक अपनी सर्वर जो हमने बनाया है उसे हमने हूँ। डिलीट कर दिया। ओके। हम्म अब जो उसमें जो हमारा डाटा वगैरह पड़ा था हार्ड हम्म उसमें हार्ड ड्राइव में, वो सारा डिलीट हम्म हो जाएगा या वो वहीं रहेगा? देखो दो तरह का ऑप्शन होते हैं। एक होता है रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री। रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री सिर्फ हाइपर वी से हटती है मशीन, ओके। बट उसकी हार्ड ड्राइव वगैरह जो रहती है। और एक तो डिलीट फ्रॉम डिस्क। ओके। जब डिलीट फ्रॉम डिस्क करते हैं तो वो हार्ड ड्राइव से भी हट जाती है। ओके तो ठीक है, उसमें जितनी भी हमारी पॉलिसी वगैरह लगी थी वो सब चली जाएंगी? सब कुछ खत्म, पूरा कंप्यूटर सब ही खत्म हो पूरा? गया। ओके, एक ब्लैंक न्यू हार्ड ड्राइव हमारे पास आ जाएगी, ब्लैंक। न्यू हार्ड ड्राइव हमारे पास आ जाएगी। न्यू हार्ड ड्राइव मतलब तुम्हारे पास जो ओरिजिनल हार्ड ड्राइव है तुम्हारी फिजिकल वाली, वो मिल जाएगी तुम्हें। तो तुम सिर्फ अभी क्या कर रहे हो, अपने फिजिकल हार्ड ड्राइव 50 GB जगह यूज कर रहे हो। अब वो जब 50 GB जो स्टोर कर रहे हो वो जब तुम डिलीट कर रहे हो तुम्हें 50 GB जगह वापस मिल जाएगी तुम्हारे हार्ड ड्राइव में। इसमें कंफ्यूज होने की तो कुछ है नहीं इस बात। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, हमने एक डोमेन कंट्रोलर बनाया और हमने एक क्लाइंट सिस्टम बनाया जिसको एक आईपी दी है। अब हम क्या करेंगे, उस क्लाइंट सिस्टम को इस डोमेन कंट्रोलर के साथ ऐड करेंगे। कैसे? इस क्लाइंट को हम डोमेन इस क्लाइंट कंट्रोलर को नहीं, से ऐड? जो मैंने क्लाइंट वन बनाया है, किया? उस क्लाइंट वन को हम इस डोमेन कंट्रोलर से abc.com के साथ ऐड करेंगे। अच्छा, ये इसको हमारा हम बोलते abc हैं, डॉट कॉम था, ठीक है। हाँ इसको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग डोमेन। ठीक। क्लाइंट को डोमेन के साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक। ठीक है, तो पहले एडी खोलो, एडीडीएस dsa.msc खोलो, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है।
ठीक है, ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी खुल गया। अब तुम इस सर्वर मैनेजर पेज को मिनिमाइज कर सकते हो, पीछे वाला जो पेज खुला है उसको मिनिमाइज कर दो। ठीक है, अब मेरी क्या हो गया, abc.com बोल के एक डोमेन बन गया। अब इसको इसको एक्सपैंड करो, जो एरो बना उस पर क्लिक करो। ठीक है, अब जो ये इसके नीचे तुम्हें जो दिख रहे हैं, ये मेरे क्या है, ओयूज हैं। इनको हम ओयूज बोलते हैं, ऑपरेशनल यूनिट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन। अपने हिसाब से हम ओयू बना सकते हैं यहाँ पे, जिसपे हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको बड़ी कर लो स्क्रीन को, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी वाली स्क्रीन को। ठीक है, अब इस पे देखो पहले से ओयू बने हुए, बिल्ट इन ओयूज। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पे क्या होता है, जो भी डोमेन कंट्रोलर पे कंप्यूटर ऐड होता है, उस कंप्यूटर की डिटेल्स हमें कंप्यूटर्स के अंदर दिखती है। अभी कंप्यूटर्स पे क्लिक करो, देखो देखो क्या दिख रहा है। कंप्यूटर्स फोल्डर पे क्लिक करो, यहाँ अभी हमें कोई कंप्यूटर नहीं दिख रहा। तो जैसे ही मैं अपना क्लाइंट सिस्टम इसके साथ ऐड करूंगा, ये सारे ग्रुप्स हैं, बिल्ट इन ग्रुप्स। ठीक है, इन ग्रुप्स में कम से कम 10-12 ग्रुप्स पढ़ना तुम, क्या काम है उनका। जैसे मैं तुम्हें 2-3 बता दे रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप है, इसमें अगर किसी भी यूजर को तुम ऐड करते हो, ठीक है, तो उस यूजर को फुल परमिशन मिल जाती है इस डोमेन कंट्रोलर पे। फुल परमिशन, फिर तो वो मालिक ही हो गया। तो हम ऐसे ही किसी को ऐड नहीं करते ना। ठीक है, फिर इसमें होते हैं आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स। रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स क्या कर सकते हैं, वो किसी का रिमोट ले सकते हैं, रिमोट कंट्रोल वो इस सिस्टम का आरडीपी ले सकता है। इस सिस्टम का। उस, हाँ, इस डोमेन कंट्रोलर का कहीं से ही बैठ के आरडीपी ले सकता है। ओके। ठीक है, एक वो हो गया। तो फिर आते हैं बैकअप ऑपरेटर्स। बैकअप ऑपरेटर्स क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं। बैकअप ऑपरेटर्स में किसी भी यूजर को ऐड कर दोगे तुम, तो वो यूजर इस सिस्टम पे लॉगिन करके इसका बैकअप ले सकता है। ओके। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं पहले से, हम और भी ग्रुप्स बनाएंगे। ये बेसिक ग्रुप्स हैं जो एक सिस्टम में होने ही चाहिए। नहीं, ये खुद ब खुद बनते, बिल्ट इन। जब भी तुम किसी एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन कंट्रोलर बनाओगे, तो ये ग्रुप खुद ब खुद आ जाएंगे, तुम्हें इन ग्रुप्स पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ये ग्रुप क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स हैं। जैसे सबसे पावरफुल ग्रुप्स होता है एंटरप्राइज एडमिन्स। एंटरप्राइज एडमिन तो है ही नहीं ठीक है, इसमें। एंटरप्राइज एडमिन नहीं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को अगर ऐड कर देंगे हम एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप, इसको डबल क्लिक करो, देखो खुल जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे मेंबर्स में जाओ, मेंबर्स वाले टैब में जाओ। हाँ, यहाँ पे देखो कौन कौन एडेड है। एडमिनिस्ट्रेटर है, डोमेन एडमिन्स है, एंटरप्राइज एडमिन्स है। ठीक है, तो इस डोमेन कंट्रोलर के ये तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये तीनों ग्रुप। इसमें मेरा वाला कौन सा है? तुम्हारा वाला, तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो ना, डोमेन एडमिन्स पे क्लिक करो। तुम तो एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से लॉगिन करते हो ना। अरे तुम्हारा तुम्हारा अकाउंट कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटर है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर इज एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर एडेड है, यानी कि तुम अभी इसके अच्छा मालिक अच्छा, हो। ठीक। ठीक है, जैसे मैं अगर कोई अकाउंट दूसरा बनाऊंगा, मान लो मैं बॉबी गुप्ता बनाऊंगा, बी गुप्ता बनाऊंगा, अगर मैं बी गुप्ता को इस ग्रुप का मेंबर बना दूंगा, तो उसको भी सारे राइट्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो हमें यहाँ पे नाम चेंज करने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर है सपोज। नहीं नहीं, उसको ऐसे ही रहूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा, तुम्हारा नाम बताऊंगा मैं धीरे धीरे, ठीक। टेंशन मत लो उसकी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भी कोई एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर खोलते हो, तो क्या क्या टैब्स दिखते हैं हमें। एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर्स बोलते हैं, लाइक ये टैब्स, बिल्ट इन नहीं, कंप्यूटर्स, डोमेन जैसे का। एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करो, एडमिनिस्ट्रेटर पे, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर जाओ। ओके। हाँ, मेंबर्स में जाओ। जनरल मेंबर, मेंबर्स ऑफ नहीं, मेंबर पे जाओ और मैनेजर। एडमिनिस्ट्रेटर को खोलो। एडमिनिस्ट्रेटर डबल क्लिक करो, यहाँ पे देख रहे ना ऊपर में सारे टैब, कितने सारे ओके। टैब हैं। या मेंबर ऑफ डायलिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पूछते हैं क्या क्या टैब तुम्हें दिखते हैं और उसमें से फंक्शन बताओ मुझे।
ठीक फंक्शंस है, लाइक अगर जनरल हमने खोला है तो इसमें क्या क्या अंदर आता है, राइट? इसमें क्या क्या हम क्या 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 दिखेगा डिटेल्स, मुझे, ओके, एड्रेस में क्या एड्रेस में क्या क्या, दिखेगा, अकाउंट में क्या दिखेगा, प्रोफाइल में क्या दिखेगा, टेलीफोन में क्या दिखेगा, ये सब चीजें बहुत बार जनरली पूछ लेते हैं। ओके, टाइम पास के लिए। नॉर्मल जब बेसिक इंटरव्यू देने जाओगे तो ये सब पूछते हैं, और बाकी तुम लेवल 2 या लेवल 3 का इंटरव्यू देने जाओगे तो ये सब चीजें नहीं पूछते हैं। ठीक है, बंद करो इसको। हम क्या करेंगे, पहले वाले क्लाइंट को यहाँ ऐड करेंगे सबसे पहले। अब उस सिस्टम पे जाओ, इसको मिनिमाइज करो, उस सिस्टम पे जाओ। हाँ, ऊपर से मिनिमाइज। हाँ, अब कहाँ नीचे जाना वाला है, सिस्टम क्लाइंट यहीं वन? पे है, देखो राइट हैंड पे नीचे आओ, देखो विंडो खुला हुआ है। क्लाइंट वन। हाँ, हम्म, ये अभी ऑन ही हो रहा है। हाँ, अब लॉग इन करो। अभी डोमेन में नहीं है इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। जैसे ही डोमेन में ऐड हो जाएगा तो abc.com आएगा। इस पे भी सर्वर मैनेजर खुलेगा। लोकल सर्वर पे जाओगे और वहां से आईपी मैंने सेट करी दी थी। बिना यस। आईपी सेट के तुम ज्वाइन नहीं कर सकोगे डोमेन, कैंसिल करो। ऑटोमेटिक खुलता सर्वर मैनेजर, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नहीं खुलता है फिर क्या करना पड़ता है? नहीं खुलता तो यहाँ पे लिख दो सर्वर मैनेजर, या वो जो विंडोज का बटन बना उस पर क्लिक करोगे तो भी सर्वर मैनेजर दिखेगा। वो देखो ऊपर में दिख रहा है सर्वर मैनेजर, क्लिक करो। अच्छा, यहाँ से भी तुम राइट क्लिक करो दिस पीसी पे, यहाँ से भी कर सकते हो ज्वाइन। यहाँ से नहीं, इधर लेफ्ट नीचे आओ, नीचे नीचे उसके नीचे राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक करो। हाँ, प्रॉपर्टीज पे जाओ। हम्म, ठीक है, यहाँ से भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो चेंज सेटिंग्स में जाओ, कंप्यूटर नेम, डोमेन एंड वर्क ग्रुप सेटिंग्स है, यहाँ चेंज सेटिंग्स पे जाओ। तो 3-4 तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो पहला क्या बोल रहा है, टू रीनेम दिस कंप्यूटर और चेंज इट्स डोमेन एंड वर्क ग्रुप, क्लिक चेंज पे क्लिक करो। वही सेम आ ठीक जाएगा। है, कंप्यूटर नेम मेरा सेम है और अभी ये वर्क ग्रुप में, तो मुझे इसको डोमेन में लाना है। डोमेन पे क्लिक करो, डोमेन का नाम क्या है मेरा, abc.com। अरे इसमें कैप कैप्स में डालें या स्मॉल में डालें, उससे फर्क कोई पड़ता कोई है? फर्क कोई नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं, कुछ भी डाल दो। ओके, ठीक है, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है उस यूजर की हु इज ऑथेंटिकेट टू ऐड अ कंप्यूटर टू अ डोमेन। नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो अगर डाल दोगे तो इस कंप्यूटर को तुम डोमेन में ऐड कर सकते हो। जस्ट राइट, टाइप इन एडमिनिस्ट्रेटर और उसका पासवर्ड डाल दो। इस यहाँ पे ओके, हमेशा वही डालेगा, एडमिनिस्ट्रेटर? नहीं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं डालेगा यहाँ, तुम जैसे मैंने बोला था डेलीगेट कर सकते हो। या तो जब मैं कोई ओयू बना दूंगा, मान लो कोई मैंने ओयू बनाया जहां पे मैंने कुछ यूजर्स को ऐड करा, उनको मैं डेलीगेशन दे सकता हूँ कि ये यूजर्स किसी भी कंप्यूटर को डोमेन में ऐड कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे मैं सर्वर बना रहा हूँ मैंने, करूंगा तो मैं ही ना। हाँ करना तुम्हें पड़ेगा, एक बार करना ओके। पड़ेगा, फिर जब तुम वो पॉलिसी सेट कर दोगे या लोडिंग डेलीगेशन कर एरर दोगे, अकर।
क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे भाई? द फॉलोइंग एरर occurred attempting to join the domain abc.com. The domain join cannot be completed because the SID of the domain you attempted to join was identical to the SID of this machine. ओहो, इसको sysprep चलाना पड़ेगा भाई. This is a system of an improperly cloned operating system. इसको sysprep चला दो, ठीक हो जाएगी. कैंसिल करो इसको. sysprep चला दो. इस पे कुछ लग रहा है वो क्लोनिंग सही से हुई नहीं हमने जो करी थी. sysprep याद है ना? नहीं, भूल गया. सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 के अंदर जाओ. तो वो मैं किस में, इसी सिस्टम में जाना है, हाँ क्लाइंट वन में. इसी हाँ क्लाइंट वन में. मुझे लग रहा है वो जो सिस्प्रेप हमने करा था वो हुआ नहीं है, इसीलिए बोल रहा है कि इसकी जो आईडी SID देखो, इससे एक और फायदा हो गया. हमें पता चल गया कि हम सिस्प्रेप क्यों करते हैं. ओके. क्योंकि जो मेरी डोमेन की आईडी है और इस कंप्यूटर की आईडी है वो सेम हो जा रही है. ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये ऐड नहीं करने दे रहा हमें डोमेन में. हमें सिस्प्रैप करना ही पड़ेगा हर सिस्टम में, अगर हमने उसे किया है तो पहले. हाँ, अगर हमें क्लोनिंग करी है और सिस्प्रेप ढंग से, जो एकदम सिस्टम 1 जो मैंने बनाया था उस पे सिस्प्रेप हमने करा था. रिमेंबर. ठीक है, बट वो सही से हुआ नहीं होगा, इसलिए उसको क्या हमें जो भी सिस्टम वन को सिस्प्रैप करके ही हमने DC 2016 बनाया था. हाँ, तो यही तो सिस्टम 1 से बनाया, क्लाइंट 1 भी सिस्टम 1 से बनाया है. बट हो सकता है इसकी आईडी और DC की आईडी सेम दिख रही है उसको. अच्छा. इसीलिए हमें ये ऐड नहीं करने दे रहा है. तो इसको जब हम सिस्प्रेप चला देंगे तो इसकी आईडी क्या है, सब कुछ जनरलाइज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगी. क्या करना है यहाँ पे? जनरलाइज पे सिलेक्ट करो और रीस्टार्ट कर दो नीचे, रिबूट. ठीक है, ओके. तो इससे क्या होगा? इससे क्या होता है? इससे इसकी जो SID वगैरह है इस सिस्टम की वो हट जाएगी. ठीक है, ताकि हम डोमेन में इसको ऐड कर सकें. अभी क्या हो रहा है, इस क्लाइंट की जो SID है, इस क्लाइंट को हमने भी सिस्टम 1 से बनाया. ठीक है, और मैंने DC भी सिस्टम 1 से बनाई. तो हो सकता है जो हमने सिस्टम 1 पे सिस्प्रेप चलाया था वो ढंग से नहीं हुआ है. तो इसीलिए क्या है कि DC की तो SID और इस क्लाइंट 1 की SID सेम हो गई है. इसीलिए हमें ये क्लाइंट 1 DC पे ऐड नहीं करने दे रहा. तो जैसे ही हम ये जनरलाइज करके रीस्टार्ट करके दोबारा ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उससे हो जाएगा ये. और अगर हम स्टार्टिंग में अगर हम क्लोन ना करते तो हमें सिस्प्रैप की जरूरत नहीं पड़ती ना? नहीं, अगर हम एकदम नया सिस्टम बनाते, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके एकदम नया सिस्टम बनाते तो हमें सिस्प्रेप करने की जरूरत नहीं पड़ती. बट उसमें टाइम बहुत लगता, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में आधा घंटा लग जाता. चलो इसको होने दो. अब उस पे जाओ DC पे दोबारा. ऊपर से मिनिमाइज कर दो इसको. एक्टिव डायरेक्टरी खोलो. ठीक है, यहाँ पे 3 OU बना लो. abc.com पे राइट क्लिक करके abc.com पे राइट क्लिक करो. राइट क्लिक. ठीक है, देखो यहाँ क्या क्या ऑप्शन आ रहा है. पहले देखो डेलीगेट कंट्रोल, फाइंड, कुछ हमें जैसे फाइंड करना है. ठीक है, अब मैं पहले बताता हूँ. पहले करोगे न्यू पे क्लिक करो. अभी तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे. ओके. तुम न्यू क्या बनाना चाहते हो? कंप्यूटर बनाना चाहते हो, कोई कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हो, कोई ग्रुप बनाना चाहते हो? ये सब हम लोग यूज नहीं करते हैं. सीधा आता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे, मतलब OU. कोई प्रिंटर बनाना चाहते हो, कोई यूजर बनाना चाहते हो, या कोई शेड फोल्डर बनाना चाहते हो. तो मुझे एक OU बनाना है. लेट्स से IT डिपार्टमेंट, तो IT स्पेस DEPT कर दो. ठीक है, ये रुक जाओ एक मिनट. प्रोटेक्ट कंटेंट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, ये एक्चुअली एक सिक्योरिटी मेजर है. ठीक है, ताकि अगर गलती से किसी ने सेलेक्ट करके डिलीट करने की कोशिश करी तो उसको प्रॉम्प्ट आएगा कि डू यू रियली वांट टू डिलीट इट, यस या नो. तो इसीलिए ये चेक रहने देते हम. देख IT डिपार्टमेंट बोल के एक OU बन गया. ओके.
ऐसे ही हम दो बनाएंगे, एक HR बना लो और एक फिनेंस बना लो। कैप्स में लिखो सारे तो पता चले। हाँ, HR डिपार्टमेंट और एक फिनेंस लिख लो। ओके गुड, ठीक है। अब हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे OU बन गए। रीनेम रीनेम कैप्स में इसलिए लिखते हैं कि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है Yeah. और थिंग्स आर मोर विजिबल। Yes. अब हमारे ये 3 OU बन गए। अब Yeah. इसके अंदर मान लो यूजर बनाने हैं मुझे, तो IT डिपार्टमेंट पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और कोई एक यूजर बनाओ, User like. नीचे वाला, uh, एकदम नीचे। हाँ, अब यूजर का नाम पूछ रहा है तुमसे, उसका लॉगिन नेम पूछ रहा है, कौन से डोमेन में बनेगा वो पूछ रहा है, उसका पासवर्ड वगैरह पूछेगा। तो फर्स्ट नेम डाल दो, कुछ भी डाल दो, तुम्हारी मर्जी है, यूजर 1 अब यूजर 2 मैं डाल यूजर 3 ऐसे करके। हाँ डाल दो। देता लाइक मैं ये एक एम्प्लॉय के लिए बना रहा हूँ ना। हाँ, हाँ, यूजर लॉगिन नेम क्या होगा, पूरा इतना लंबा नाम नहीं डालता आईडी में, छोटा नाम डालो, बी गुप्ता डाल दो, इस टाइप का डाल दो। चलो बॉबी ठीक है। नेक्स्ट, कैप्स लॉक ऑन है, यहाँ तुमसे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल दो। यहाँ पूछ रहा है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। जब भी तुम लॉग इन करोगे तो क्या तुम्हें पासवर्ड प्रॉम्प्ट आना चाहिए चेंज करने के लिए। फिर पूछा यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, अकाउंट इज डिसेबल। ये चारों देख लो अच्छे से, पढ़ो, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड इन नेक्स्ट लॉग ऑन, मतलब यूजर जब लॉग इन करेगा तो उसको प्रॉम्प्ट आना चाहिए पासवर्ड चेंज करने का। क्योंकि क्या होता है, IT डिपार्टमेंट एक पासवर्ड सेट करके देगा, अगर यूजर को ये ऑप्शन चेक नहीं रहेगा तो IT डिपार्टमेंट उसका पासवर्ड जान जाएगा ना। फिर उसके बाद यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यूजर अपना पासवर्ड नहीं चेंज कर सके। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, ठीक है। तो मोस्टली डोमेन कंट्रोलर्स पे एक 42 डेज की डिफॉल्ट पॉलिसी लगी रहती है कि टिल 42 डेज तुम्हारा पासवर्ड एक्टिव रहेगा, उसके बाद क्या है तुम्हें पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है और तुम्हें पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। बहुत बार आता है ना, योर पासवर्ड इज एक्सपायर्ड प्लीज क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, आता है ना, तो वो पॉलिसीज के थ्रू आता है, तो उसको हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और तीसरा है, चौथा है अकाउंट इज डिसेबल्ड। अकाउंट इज डिसेबल्ड हम कब करते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बंदा कंपनी छोड़ चुका, छोड़ के चला गया। ठीक है, तो हम उसका अकाउंट डिसेबल स्टेट में रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ताकि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उसको एक्टिवेट दोबारा कर सकते हैं। लेट्स फॉर एनी रीजन, अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उस यूजर से ही चाहिए, मतलब उस अकाउंट से ही चाहिए, तो मैं उस अकाउंट को दोबारा इनेबल करके उस अकाउंट पे लॉगिन करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो हम तुरंत उसको डिलीट नहीं करते हैं, बट एक नया यूजर को इसको हम डिसेबल स्टेट में रखते हैं कुछ दिनों के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और जब उसके बाद हम देखते हैं सब कुछ ठीक है, तब हम उसको वहां से हटा देते हैं। ठीक है, क्लिक नेक्स्ट। ये देख लो सब कुछ ठीक है, क्लिक नेक्स्ट। पासवर्ड डज नॉट मीट द पॉलिसी रिक्वायरमेंट, तो तुम्हें पासवर्ड दूसरा देना पड़ेगा। बैक करो, कुछ पासवर्ड दूसरा सिलेक्ट करो। तो इसकी पासवर्ड पॉलिसी सेट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये क्या क्या चाहिए, तुम्हें अपर कैरेक्टर चाहिए, लोअर कैरेक्टर चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए या नंबर्स चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ये चार चीजों में अगर तुम 3 चीज भी यूज करोगे तो तुम्हें ये पासवर्ड ले लेता है, ठीक है। तो क्या टाइप करो कोई पासवर्ड, ABC at 1 2 3 करो। नेक्स्ट, फिनिश। तो इसने एक यूजर बना दिया, ठीक है, जो कि IT डिपार्टमेंट का अंदर है। ठीक, तो ये तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, एक दो ऐसे ही यूजर और बनाओगे और सबका पासवर्ड याद रखने की कोशिश करना।
पासवर्ड सेम रख देना है सबका। अब उस क्लाइंट सिस्टम पे जाओ, उसको डोमेन में ऐड करते हैं हम। देखो सिस प्रेप करा तो ये चीज आई फिर से दोबारा, हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक कर लो इसको सब कुछ, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है सब चीजों में, रहने दे, ये सब में कोई कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करो, एक्सेप्ट करो, यहाँ पे पासवर्ड डालो। नेक्स्ट। लॉग इन करो, कंट्रोल ऑल्ट एंड। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कैसे फोल्डर शेयर करते हैं और कैसे एक्सेस देते हैं यूजर्स को। ठीक है, और एक चीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं डीएफएस, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ओके। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम नॉर्मली थोड़ा सा बताता हूँ, पढ़ लेना अगर इसके बारे में कहीं से पढ़ सको तो। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे मेरे पास जो शेयर्स हैं, जो फोल्डर्स है मेरे पास, समझो 4-5 कंप्यूटर में पड़े हैं। ठीक है, यूजर कैसे एक्सेस करता है, नॉर्मली उसकी आईपी देता है एक कंप्यूटर की, कंप्यूटर का आईपी देता है, स्लैश उस फोल्डर का नाम डालता है, तब उसको वो फोल्डर दिखने लगता है अपने कंप्यूटर पे। ओके। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यूजर उन चारों पांचों कंप्यूटर का एक्सेस ना करे, बल्कि एक ही कंप्यूटर का एक्सेस करे, और उस एक कंप्यूटर से जितने भी फोल्डर्स मैंने 5 कंप्यूटर बना रखे हैं सबको वहीं से एक्सेस कर ले। ओके। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मतलब मेरा जो फोल्डर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट उनको मैं एक जगह से एक्सेस करा सकता हूँ यूजर को। इससे फायदा यह है कि यूजर को पांचों सिस्टम का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, यूजर एक ही सिस्टम का नाम रखेगा, नाम याद रखेगा, वहीं से सब कुछ एक्सेस कर सकता है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो हम कल नेक्स्ट क्लास में, मतलब फ्राइडे को, यही दोनों चीज देखेंगे, कैसे फाइल फोल्डर हम शेयर करते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कैसे रेप्लिकेशन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में। ठीक है। एक कंप्यूटर में जो चेंजेस करोगे कैसे दूसरे सिस्टम पर जाएगा, ये हम चीजें देखेंगे। तो अभी तुम ज्वाइन करो डोमेन में, देखो लोकल सर्वर पे जाओ, इसकी आईपी है कि चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया ना इसका। तो तुम्हें आईपी पहले डाल दो और इसका कंप्यूटर नेम चेंज कर लो। ये क्लाइंट वन क्लाइंट वन होगा ना? डालो, हाँ। डोमेन में डाला? ओके, अभी नहीं लगा, डोमेन में आईपी नहीं है ना। अरे फिर रिस्टार्ट मांग लिया। नहीं नहीं, ओके करो, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट लेटर कर देना, वो क्लोज करो, क्लोज, रिस्टार्ट लेटर, और आईपी सेट कर लो एक। गुड। 2 होगा, 1 हमने दे रखा ना पहले से, 1 हमने डीसी को दे रखा, हम 2 देते हैं, डीएनएस पे डीसी का एड्रेस डालेंगे 192.168.0.1। ओके। ओके ओके, तो क्लोज। ठीक है, पिंग करके देख लो। गुड, तो बंद कर दो और सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो। रीस्टार्ट करने के बाद उसको डोमेन में ऐड करोगे।
आ रही है समझ में चीजें बॉबी? या बिल्कुल या। हम्म। अभी क्या है कि अभी ये डोमेन में नहीं है, तो कोई भी पॉलिसीज वगैरह कुछ भी अप्लाइड नहीं है इस सिस्टम क्लाइंट के ऊपर। या ठीक है, नॉर्मल एक वर्क स्टेशन जैसा होता है वैसे ही यूज कर रहे हो उसको, तुम जो इच्छा वो कर रहे हो। बट वंस यू ऐड दिस टू अ डोमेन कंट्रोलर, इस पे तुम कुछ नहीं, मतलब अनटिल अनलेस दैट इज अलाउड तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वॉलपेपर चेंज कर दिया। या बहुत सारी कंपनीज में देखोगे कि वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर वॉलपेपर लगा देते हैं सिस्टम्स पे। यस या। ठीक है, तो वो यूजर चेंज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो वो तो क्या जैसे सारे सिस्टम पे कंपनी, विंडोज इंस्टॉल होता है या सर्वर इंस्टॉल होता है जो यूजर के पास होता है? विंडोज क्लाइंट्स इंस्टॉल होते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 10। विंडोज 10। हाँ, विंडोज तो 10, विंडोज उसको भी हम इसके 8.1 थ्रू विंडोज। चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हम जो पॉलिसी लगाएंगे वो डोमेन पे लगाएंगे। ठीक ओके। है, और वो जो सिस्टम्स है वो सारे डोमेन कंट्रोलर पे ऐड होते हैं। वन सेकेंड, अगर मैं सपोज मेरा जो विंडो 10 है और हम्म। मैं इस आईपी एड्रेस पे कनेक्ट हो जाऊं, तो मेरी जो पर्सनल सेटिंग्स होंगी वो भी गायब हो जाएंगी? जी, लाइक तुम राइट अपने, क्लिक करने पे हमारे पास चेंज डिस्प्ले, चेंज वॉलपेपर का ऑप्शन आता है, वो भी सब गायब हम्म, हो जाएंगी? जी सब गायब है अगर मैं वो उसको ओके। पॉलिसी के थ्रू सब कुछ डिसेबल कर दूं। ओके। बट तुम अपने होस्ट सिस्टम को क्यों ज्वाइन करोगे? होस्ट सिस्टम तुम्हारा नहीं नहीं, एक ही फॉर नेटवर्क में एग्जांपल, नहीं है ना। फॉर एग्जांपल। हाँ, कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था ना कि स्विचेस तीन तरह के होते हैं, इंटरनल, ये एक्सटर्नल एंड प्राइवेट। ये तो अभी तो हम क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम इंटरनल यूज कर रहे हैं। ये बट अगर हम एक्सटर्नल यूज करें तो हमारा होस्ट सिस्टम जो तुम्हारे सिस्टम में विंडोज 10 है, हम उसको भी कम्युनिकेट करा सकते हैं इन सर्वर सिस्टम्स के साथ। ओके। ठीक है, और जैसे ही, तो हमें फायदा नहीं है ना। फायदा यस। क्या है? हमें तो एक्सपेरिमेंट ये करना है, प्रैक्टिस करनी है, हमें अपना ये होस्ट सिस्टम थोड़ी खराब करना है। नहीं। ज्वाइन करो इसको डोमेन में। दिक्कत हो रही है क्या कुछ? हाँ, ये कहाँ पे करना है? ओके करो, आईपी सेटिंग हो गई ना हमारी। हमें कुछ चेंज नहीं करना था abc.com वगैरह? वो ये तो तो तुम डोमेन का नाम डालोगे ना, माई कंप्यूटर पे जाओ या सर्वर मैनेजर लोकल सर्वर पे जाओ। चलो, पहली बार हमने माई कंप्यूटर से करा था, इस बार हम सर्वर मैनेजर से करते हैं। इसको बंद करो, इसको भी बंद करो। सर्वर मैनेजर पे जाओ, देखो यहाँ पे डोमेन कहाँ लिखा हुआ है, वर्क ग्रुप है ना, क्लिक हम्म। करो इस पे। यहाँ पे आ रहा ऑप्शन देखो, अच्छा। चेंज, यहाँ पे डालो abc.com। अब यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड डाल दो। वेलकम। ठीक है, देखो बोला वेलकम टू abc.com। अरे ठीक, ये बार अब बार डॉट, किसका?
हाँ रीस्टार्ट करना पड़ेगा, डोमेन में ऐड करने के बाद रीस्टार्ट करना पड़ता है सिस्टम, ताकि जब तुम नेक्स्ट टाइम जब रीस्टार्ट करोगे तो सारी पॉलिसीज पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। लेटर रीस्टार्ट रीस्टार्ट अभी क्लास में खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा अब। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, तो तुम ये 2 चीजें पढ़ना और ठीक है 2 सिस्टम और बना लेना। ठीक है। 2 सिस्टम और इन बनाओ, दो इन दो दोनों, जीबी के। हाँ 2-2 जीबी की बना लेना। इन सिस्टम्स को मत छेड़ना, इन दोनों सिस्टम्स को मत छेड़ना, खुद की प्रैक्टिस के लिए 2 सिस्टम अलग से बना लेना। ठीक ठीक है, और थोड़ा सा डीएफएस और फाइल फोल्डर शेयरिंग के बारे में पढ़ना। मैं एक डीएफएस डॉक्यूमेंट है मैं भेजूंगा, डीएफएस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। या फाइल फोल्डर। लिखो मैं, हाँ फाइल फोल्डर लिखो, मैं कुछ बता रहा हूँ। डीएफएस ओके पहले लिखो, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। उसका लिखो शेयरिंग परमिशंस, या एनटीएफएस परमिशंस, या एनटी एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी एफएस। फाइल सिस्टम। ओके उसका लिखो यूजर्स, यूजर्स। ओके ग्रुप्स, या ग्रुप्स। ओयूज, ओ यूज डोमेन डोमेन और लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। ओके और एक पढ़ना फिज्मो, FSMO। एफएसएमओ। ओके एफ एफ मतलब हो गया फ्रैंकफर्ट, ओके FS सिंगापुर, या M फॉर मदर एंड O फॉर ऑस्कर। FSMO फाइल सर्वर, सॉरी, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस। ठीक ठीक है, तो मैंने क्या क्या दिया तुम्हें, क्या क्या मैंने पढ़ाया वो दिया है अभी, और या नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा वो दिया है। ठीक है। सेंड कर दिया क्या? ठीक है, नहीं मैं सेंड करूंगा, इस क्लास के ओके बाद ओके भेज दूंगा ठीक तुम्हें। है ठीक है ठीक है, कोशिश ओके करना ये यस सारी चीजें पढ़ने की, जल्दी ताकि से प्रिपेयर रह सको, और मुझे जब समझाऊं या तो कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सको उस समय। ठीक है ठीक है, ओके ओके चलो, ओके चलो, ठीक बाय। थैंक्स।